हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल भी स्वागत वंदन आभार। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन और शानदार जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप अपने सपनों को साकार करने के लिए शानदार जबरदस्त तरीके से लगातार मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, एसएससी सिलेक्शन फीस 12 एनालिसिस के आधार पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, जो आपके आने वाले समय में जिन भी विद्यार्थियों की एग्जाम है उनके लिए जो सीरीज रहने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन किया है जो आने वाले समय में 100% आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए साथियों, आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। इनमें से कौन सा ग्रह सौरमंडल की ग्रह की सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। आपके ऑप्शन है यूरेनस, नेपच्यून, बुध या मंगल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है कि वह उपकरण, जी हाँ, बढ़िया तरीके शानदार तरीके से सिर्फ मेरी बातों को सुनते रहना है। आपको मैं शानदार रिवीजन करवा दूंगा और आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा। बस आपको सिर्फ 2 से 3 बार वीडियो को देख लेनी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, समय समय पे एक बार सुबह, दोपहर, शाम, ऑटोमेटिक चीजें आपको याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न क्या है। वह उपकरण जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। इनमें से कौन सा उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। आपके ऑप्शन है मार्केली स्केल, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी रेक्टर स्केल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा रेक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इनमें से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 का ए शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। अगला प्रश्न क्या है कि किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। जी हाँ, इनमें से किस बंदरगाह को पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। आपके ऑप्शन है दीनदयाल बंदरगाह, ऑप्शन बी है पारादीप, ऑप्शन सी है पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी है हल्दिया बंदरगाह। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हल्दिया बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाता है, ठीक है। ध्यान रहेगा क्या। अगला प्रश्न कहा जाएगा किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। जी हाँ, ध्यान देना है, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। ऑप्शन ए है एसिटाबुलेरिया, ऑप्शन बी है ग्रेसिलेरिया, ऑप्शन सी है क्लोरेला वल्गारिस या ऑप्शन डी है बोलोनिया। तो साथियों, इनमें से किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। आंसर हो जाएगा क्लोरेला वल्गारिस। जो होता है क्लोरेला वल्गारिस को अंतरिक्ष का शैवाल कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रहेगा क्या। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण कि उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। आपके ऑप्शन है माजुली, ऑप्शन बी है कच्चा थीव, ऑप्शन सी है चुराव, ऑप्शन डी है मुनरो। आपका राइट आंसर हो जाएगा कच्चा जो थीव जो द्वीप है वह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, ठीक है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन है। इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है सी डी देशमुख, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन हो जाएंगे। सी डी देशमुख हो जाएंगे पहले गवर्नर, ठीक है। ध्यान रहेगा क्या। अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है 1 मई 1960, ऑप्शन बी है 20 फरवरी 1987, ऑप्शन सी है 26 अप्रैल 1975, ऑप्शन डी है 21 जनवरी 1972। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 जनवरी 1972 को मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है, ठीक है। ध्यान रहेगा क्या। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। इनमें से कौन सा, ध्यान दीजिएगा, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन B10, विटामिन B5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में विटामिन B10 मदद करता है, ठीक है। ध्यान रहेगा क्या। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है। जी हाँ, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है। ऑप्शन ए है गति में कमी होती है, गति बढ़ती है या अपवर्तित रहती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, माध्यम में तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या ध्यान देना है, ये तापमान में वृद्धि होगी तो
ध्वनि की गति बढ़ जाएगी। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन किया है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे ही शानदार जबरदस्त प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, A to Z कॉपी पेस्ट। ठीक है, आंसर आपका प्रश्न क्या है, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है जिंक फॉस्फाइड, ऑप्शन डी है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड, जो होता है जिंक फॉस्फाइड, चूहों को मारने के लिए इस रसायन का उपयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है साथियों, इनमें ध्यान देना है नीचे, जी हाँ, इनमें समझिएगा, इनमें से राजधानी डायरेक्टली दी गई है। नीचे भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल कौन सा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तेलंगाना हैदराबाद, असम दिसपुर, लक्षद्वीप कवारती, मध्य प्रदेश लखनऊ। ये देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। क्या ध्यान देना है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, भोपाल। और लखनऊ किसकी राजधानी हो जाएगी, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाएगी। तेलंगाना की हैदराबाद, असम की दिसपुर और लक्षद्वीप की कवारती है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी है रेडियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की आयु की गणना करने के लिए। किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। जी हाँ साथियों, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान देना है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है। ऑप्शन ए पेसो, ऑप्शन बी यूरो, ऑप्शन सी है डॉलर, ऑप्शन डी है पाउंड। तो इनमें से कौन सी चिली की मुद्रा है। तो ध्यान दीजिएगा, पेसो चिली की मुद्रा हो जाएगी, पेसो चिली की मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। लखनऊ से 1857 में विद्रोह का नेता कौन था। ठीक है, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब या बेगम हजरत महल। तो ध्यान दीजिएगा, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता बेगम हजरत महल। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, वह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाला प्रसिद्ध नेता कौन था। जी हाँ, हमारी सोसाइटी कौन सा, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन है। आंसर आपके ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, सैयद अहमद खान, HP ब्लावत्स्की या आत्माराम पांडुरंग। तो आंसर हो जाएगा HP ब्लावत्स्की, जो हो जाएंगे वह, उन्होंने ही थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था। जी हाँ, कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए है नील बोर, प्लैंक या रदरफोर्ड या जे थॉमसन। ध्यान दीजिएगा, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार प्लैंक ने किया था। किसने किया था, प्लैंक ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। इनमें से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। ऑप्शन ए है मैक्सिको का पठार, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी अरब का पठार, ऑप्शन डी है तिब्बती पठार। आंसर हो जाएगा तिब्बती पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार कहलाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है। जी हाँ, निम्नलिखित तत्वों में कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है आर्गन। तो निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है। नाइट्रोजन उसका राइट आंसर हो जाएगा, हवा में एक प्रमुख अनुपात के रूप में मौजूद है नाइट्रोजन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक। बहुत ही महत्वपूर्ण, कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है। थाईलैंड, चीन, ब्राजील या घाना। ध्यान दीजिएगा, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और यह रबर के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है। जी हाँ, चट्टान में उत्तल
उत्तल को क्या कहा जाता है? सिंक्लाइन, क्रिस्टलाइन, एंटीलाइन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? एंटीलाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटीलाइन बोला जाता है। चट्टान उत्तल मतलब चट्टान के जो ऊपरी भाग को एंटीलाइन बोला जाता है। ठीक है। सतलुज नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? जी हाँ, सतलुज नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? सरस्वती, कुंभ, कुहा या सिंधु या शतुद्री? शतुद्री। तो आंसर हो जाएगा शतुद्री के नाम से सतलुज को ऋग्वेदिक काल में जाना जाता था। इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण कि इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स, तिबर, एवन या टाइन? तो राइट आंसर हो जाएगा तिबर। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा तिबर। इटली की राजधानी रोम किस नदी के तट किनारे स्थित है? तीबर नदी के तट पर स्थित है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? जी हाँ, गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? मैग्ना फोर्थे ओरेजा या पुकीनिया या पाइथियम डिब्रायन या कोलेटोट्रिचम फॉल्कटम? तो राइट आंसर हो जाएगा गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन जिम्मेदार है? कोलेटोट्रिचम फॉल्कटम। क्या ध्यान रखना है? कोलेटोट्रिचम फॉल्कटम जो है गन्ने की लाल जड़ के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्या लाल जड़ के लिए कौन जिम्मेदार है? कोलेटोट्रिचम फॉल्कटम। ठीक है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? जी हाँ, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 27? तो साथियों, प्रधानमंत्री कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आते हैं। न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? जी हाँ, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? ऑप्शन है आपके हैं हॉबिल तस्मान, वास्को डिगामा, हर्नान कोर्टेस या जैक्स कार्टियर? तो आंसर हो जाएगा हॉबिल जो तस्मान है। हॉबिल तस्मान न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री था। ठीक है। भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? ध्यान दीजिएगा, भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? ज्वार, गेहूं, कपास या जूट? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में रबी के मौसम में गेहूं की फसल काटी जाती है। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्या अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, बुलेट प्रूफ खिड़कियों के में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? नायलॉन 6 का या टेरिलिन का या पॉलीकार्बोनेट का या केबलर का? तो बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ खिड़कियों में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या पॉलीकार्बोनेट का? किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? जी हाँ, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात राज्य की है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन बी है आशा पूर्णा देवी, ऑप्शन सी है विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी है मार्गरेट आल्वा? तो राइट आंसर हो जाएगा आशा पूर्णा देवी थी जिनको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? आयकर, संपत्ति कर, माल और सेवा कर या मूल्य वर्धित कर? तो साथ ही ध्यान दीजिएगा, आयकर होता है जो संपत्ति कर और मूल्य वर्धित कर जिसको वैट बोल देते हैं, ये सारे प्रत्यक्ष कर है। लेकिन माल और जो सेवा कर होता है वह प्रत्यक्ष कर में नहीं आता है, प्रत्यक्ष कर में नहीं आता। तो हमारा प्रश्न क्या था? प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? तो माल और जो सेवा कर है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गई होगी बात। ठीक है। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? जी हाँ, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? ऑप्शन ए है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन? तो ध्यान दीजिएगा, आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला होता है। ठीक है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? जी हाँ, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अनीता देसाई, जेवियर मोरो या चित्रा सुब्रमण्यम या अरुंधति राय? तो अरुंधति राय की बहुत ही फेमस बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय। राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की? जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की? 73वां संविधान संशोधन, 42वां, 61वां या 13वां? तो ध्यान दीजिएगा, 73वां संविधान संशोधन के तहत भारत में पंचायतों की शुरुआत हुई थी। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जलडमरू मध्य से जुड़ते हैं? जी हाँ, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जलडमरू मध्य से जुड़ते हैं? मलक्का, बेरिंग, फ्लोरिडा या पाक? तो ध्यान दीजिएगा, फ्लोरिडा जल डमरू मध्य से मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर जल डमरू मध्य जुड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? ध्वनि की पिच तरंगों के किस गुण पर निर्भर करती है? जी हाँ, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि ध्वनि की पिच तरंग किस गुण पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए है तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बी है आवृत्ति, ऑप्शन सी है आयाम, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्वनि की पिच तरंग किस गुण पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर रहेगा आवृत्ति के गुण पर निर्भर करती है। ध्वनि की पिच तरंग के आवृत्ति के गुण पर निर्भर करती है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? ब्रायन एक्टन, केविन भारती मित्तल, जॉन कैम या पॉवेल ड्यूरो? तो आंसर हो जाएगा, टेलीग्राम के संस्थापक कौन हो जाएंगे? पॉवेल ड्यूरो हो जाएंगे टेलीग्राम के संस्थापक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछ जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखना, पॉवेल ड्यूरो जी है टेलीग्राम के संस्थापक। इनमें से प्रश्न हमारा क्या है? इनमें से यह प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित का मिलान परियोजनाओं का नाम नदियों के आधार पर करना। ठीक है, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना चंबल नदी पे है क्या? नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना चिनाब पे है? राणा सागर बांध परियोजना कृष्णा पे? मिलान करना है कि सलाल इनमें से, जैसे हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है, राणा सागर बांध परियोजना किस नदी पे है और सलाल परियोजना किस नदी पे है? तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहला हीराकुंड बहुउद्देशीय जो परियोजना है यह किस नदी पे? ध्यान देना है, यह महानदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे? ध्यान देना है, महानदी पर स्थित है। बोलते जाना है, समझते जाना है कि हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना महानदी पर स्थित है। ठीक है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय जो परियोजना है वह कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, अर्जुन जुड़ा हुआ है इसलिए कृष्ण को भी जोड़ दीजिएगा, तो इससे आपको ध्यान हो जाएगा। राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो राणा प्रताप परियोजना का संबंध किससे हो जाएगा? चंबल नदी से। किससे हो जाएगा? चंबल नदी से संबंधित हो जाएगी राणा प्रताप सागर परियोजना, चंबल नदी। ठीक है, अगली सलाल परियोजना का संबंध किससे हो जाएगा? सलाल परियोजना का संबंध हो जाएगा चिनाब नदी से। किस नदी से? चिनाब नदी से। तो ये सारी परियोजनाएं जिस नदी से संबंधित वो सारी हो गई। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना महानदी से संबंधित, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी से संबंधित है, राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी से संबंधित है और सलाल परियोजना चिनाब नदी से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र या शनि? तो ध्यान दीजिएगा, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जी हाँ, ध्यान देना है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, MN राय या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? जी हाँ, ध्यान देना है कि नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड या गोल्ड क्लोराइड? तो कोबाल्ट ऑक्साइड, जी हाँ, नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाकर नीले रंग का कांच प्राप्त किया जाता है। कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है? बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है? रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, ये शरावती परियोजना, या श्वेत समुद्रम परियोजना या कुंडह परियोजना? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से श्वेत जो समुद्रम परियोजना है वह परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? जी हाँ, इनमें से कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? ये लिखा है आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, शिल्प वेद। तो ध्यान देना, इनमें से कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा गंधर्व वेद। क्या हो जाएगा? गंधर्व वेद हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिसका संबंध कला और संगीत से है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की? जी हाँ,
निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की? रेने लेनेक या डब्ल्यूसी रैंटगन, हंस बर्जर या रॉबर्ट कॉक? तो आंसर हो जाएगा रेने लेनेक ने स्टेथोस्कोप की खोज की। अगला, निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण कि निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? अल्बर्ट झील, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील या बैकॉल झील? तो विक्टोरिया झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है। ठीक है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? जी हाँ साथियों, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? पुणे, कोची, नोएडा या बेंगलुरु? तो राइट आंसर हो जाएगा पुणे में भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड स्थित है। ठीक है। नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? जी हाँ, नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? जूट, दूध, प्याज या मछली? तो नीली क्रांति का संबंध मछली से है। किससे? मछली से। तो मछली के उत्पाद बढ़ाने पर यह केंद्रित है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया? जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल है कि निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित किया? स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है। इनमें से कौन सी ऐसी मिसाइल है जो हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है? नाग, शौर्य, निर्भय, एस्ट्रा? तो ध्यान दीजिएगा, एस्ट्रा एक ऐसी मिसाइल है जो हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपको याद होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल किस दिन मनाया जाता है? 8 मई, 5 जून, 11 जुलाई या 27 अगस्त? तो 5 जून को विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? FICCI का फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ, ध्यान देना है। FICCI का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है आपके, डायरेक्टली याद करवा देता हूं। ठीक है, इसको ध्यान देना है कि FICCI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स। क्या ध्यान देना है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। बहुत ही महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? फिकी जिसको बोल देते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ध्यान रहेगा क्या? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, FICCI का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या ध्यान देना है? किस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? जी हाँ, पूरा प्रश्न करेंगे, छोटा प्रश्न छोटा हो जाएगा, हम समझा देते हैं। किस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मदुरै, कोयम्बटूर, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम? तो आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है? विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवास करता है? जी हाँ, विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवास करता है? 1/3, 1/4, 1/5 या 1/6? तो 1/6 भाग। जी हाँ, विश्व का लगभग 1/6 भाग, 1/6 भाग क्या हो जाएगा? भारत में निवास करता है। डेसिबल किसकी इकाई है साथियों? ध्यान दीजिएगा, डेसिबल किसकी इकाई है? जी हाँ, डेसिबल किसकी इकाई है? ऑप्शन है ए है आवृत्ति, ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी है चमकदार तीव्रता। तो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की इकाई है डेसिबल। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणिक ISO 9001 ट्रेन है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणिक ISO 9001 ट्रेन है? ऑप्शन ए है मुंबई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है मगध एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है भोपाल एक्सप्रेस, ऑप्शन डी है AP एक्सप्रेस। तो भोपाल एक्सप्रेस हमारी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भोपाल एक्सप्रेस हमारी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, जिसको CLRI का, कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद या कानपुर? तो चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है। 1 दिसंबर को दुनिया भर में के रूप में मनाया जाता है? जी हाँ, ध्यान देना है, 1 दिसंबर को दुनिया भर में के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व आवास दिवस? तो विश्व एड्स दिवस के रूप में 1 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? द एलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है कि द एलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? वीरमा सेठ, रोहिंटन मिस्त्री, अनुराग माथुर, अरुंधति राय? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति राय ने द एलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट पुस्तक लिखी थी।
मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जी हाँ साथियों, मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर हो जाएगा असम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मानस बाघ अभ्यारण्य। साथियों, ये थे आज के शानदार जबरदस्त महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। साथियों, आज मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होने था, लेकिन तब भी मैंने आप लोग के लिए मेहनत की, क्योंकि आपके एग्जाम है, इसलिए आपके लिए जो सीरीज होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसका बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय